Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan. Since then, Pakistan has made improvements. I want to thank the Pakistani government for their continued strong commitment to this process. जी, और ये साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी कि 27 में से 26 जो नुकात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से अमल किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि भारत की मिसाल, एक सवाल भी हुआ है, साफ़ी ने सवाल भी किया कि जी भारत के अंदर जो एटमी मवाद की चोरी का वाक़या सामने आता है, वो इतने गैर मोहतात लोग हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जीज़ हैं, कश्मीर के ऊपर जो है जुल्म सितम है, वो नज़र नहीं आता आपको। और पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट पर अमल दरामद करता है और फिर भी ग्रे लिस्ट में रहता है। एक तो दोहरे मेयार पे बात कर लें, और दूसरी बात ये है कि ये ग्रे और ब्लैक लिस्ट का पाकिस्तान को फ़ायदा नुकसान है क्या, नाजरीन की जो है ना उसके लिए भी बता देखें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत खुद है ना, इन्होंने इसे अवाम के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पे और सियासतदानों के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। FATF की जो 50 सफ़े की पूरी उनके रूल्स हैं वो पढ़े हैं। हमाद असर साहब से मैंने आज से 2 दिन पहले सवाल किया था कि मुझे एक नुकसान बता दें पाकिस्तान को क्या होगा, तो सन्नाटे में आ गए थे। आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है? ना ये ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई है, ना ये यूरोपीय यूनियन ने बनाई है, ना ये अमेरिका ने बनाई है, अच्छा, ना किसी और ने बनाई। G7 में 1989 में एक इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो कारोबार के अंदर कुछ लोग छाए हुए हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है, तो आप 89 में आप इस पर काम करें। एक ये थी, एक OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट, पता नहीं क्या है, OECD मशहूर। ये 2 ऑर्गेनाइजेशनों ने अपनी अपनी मॉनिटरिंग शुरू की और उन्होंने कहा कि ये बड़ा मसला हो रहा है, तो इन्होंने कोई इसकी 40 रिकमेंडेशन थी और उनकी कोई 70 रिकमेंडेशन थी दोनों की। और उन्होंने कहा ये जो बन रहे ना बड़े बड़े डिफरेंट ये जो हेवन्स बने हुए हैं, ये पनामा है, ये फला है, ये है, ये बना ख़त्म होने चाहिए क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है यहाँ से। ऑयल ऑफ मैन है, ये फला। जब से ये बनी हैं 40 और जजीरे बन गए हैं। सही, ठीक है। पहली बात तो यह है कि इनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना किसी बैंक को ये कंट्रोल कर सकते हैं, ना कोई, इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। सही, ये एक और ऐसी बॉडी है जो कि देखती है कि फलां मुल्क क्या कर रहा है, और वो पता क्या कर रहा था, इंक्रीज मॉनिटरिंग। यानी हमने दूरबीन लगाई, तुम देख, इससे ज़्यादा इनके पास अख्तियार नहीं। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि इसका जो 2001 में आ गया 9/11, तो इन्होंने कहा कि आपने इसका टेरर फाइनेंसिंग। अब ये जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ 25 अरब की मॉनिटरिंग मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, इसका वो पता है वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा हमें कोई नहीं, एक बंदा सऊदी अरब से पाकिस्तान या पाकिस्तान से 200 अरब डॉलर भी ले जाए, हमें कोई नहीं, हमें लिंक बताओ कि करप्शन के साथ क्या लिंक है, हमें लिंक बताओ टेरर के साथ क्या लिंक है। उनके तो रोज होती है। 15,000 अरब डॉलर जो है वो केमन आइलैंड में पड़े हुए हैं। ठीक, अभी जो रिसेंटली आपने जो केस जीता है टीथियान कंपनी का, इस बुनियाद पर जीता है कि उसके पैसे जो थे वो पड़े हुए थे ऑयल ऑफ मैन में। उन्होंने कहा ऑयल ऑफ मैन को हमने अलाउ कर दिया एक दफा, अगर हमने देखिए कितना FATF का फायदा देखें, पाकिस्तान को FATF की इस चक्कर की वजह से फायदा देखें कि पाकिस्तान में केस जीत नहीं सकता था। इन्होंने कहा वो है, अब सरमायादारों ने इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा केस ही खत्म करो, इनका PIA के एसेट भी छोड़ो, क्योंकि एक दफा हमने कहा कि वो अकाउंट दिखाओ तो हमारे अपने अकाउंट जाएंगे। तो चोर बाजारी का एक सिस्टम लगा। मैक्सिमम नुकसान ये हो सकता है कि मैं अगर फैसलाबाद का एक आदमी हूँ और मैं टेक्सटाइल मिल हूँ, मैंने अपनी चीज़ बेची है वहाँ पर, वो सामान तो चला जाएगा, लेकिन जिस वक्त वहाँ से पेमेंट आएगी ना, तो वो 4 जगह रुकती 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद आएगी। ऐसे लगेगा जैसे मैंने FBR से रिफंड लेना है, क्योंकि वहाँ भी पैसे लगाओ। तो इसके अलावा अच्छा, उसके बाद कॉम्बैट पुअर कंट्री एंड सेक्युलर फाइनेंसिंग, कि हमने सेक्युलर फाइनेंसिंग जो है उसको आगे बढ़ाना है, और सारा ये उनका शुरू था। अब अहमद असर साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में था, मैंने कहा मुझे एक नुकसान बताएं कि ये क्या होगा।
अब ये जिसने साफे ने सवाल किया उसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, वो बिल्कुल उसकी ऑर्गेनाइजेशन था। यूनाइटेड नेशंस को ये रिकमेंडेशंस नहीं दे सकती जिन बॉडीज़ के साथ इनका ताल्लुक है। इवन यूरोपीय यूनियन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये है कि एक हवा बनाया हुआ है। इसमें हमने क्या किया, हमने पूरे मुल्क को उल्टा लटका दिया। हमने हर मौलवी को उठा के जेल बंद किया कि तेरी वजह से FATF की हम नहीं जा रहे। हमने मस्जिदों के स्पीकर उतार दिए, हमने लोगों के उस पर दर्स बंद कर दिए। आप खुद सोचें हमने क्या किया नहीं किया। ब्लैक लिस्ट में 2 मुल्क हैं, एक ईरान है और एक है कोरिया। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्लैक लिस्ट पे पाबंदी इनकी वजह से नहीं लगी, वो अमेरिका ने खुद लगाई है। अच्छा। ये अपनी फाइल लेके जाते हैं, फाइल लेके जाते फिरते हैं वहां पर और कहते हैं रिकमेंडेशन, वो कहते हैं जाओ जाओ, तुम्हारे कौन सुनता है। अमेरिका की अगर ईरान से लड़ाई ना हो, आज इनकी ना सुने, इनकी फाइल इनके मुंह पे मारे FATF के। अमेरिका की कोरिया के साथ लड़ाई ना हो, इनके मुंह पे फाइल मारे। आप मुझे बताएं कि कोरिया ने क्या किया है? कोरिया ने क्या किया? क्या किसी मुल्क में दहशतगर्द भेजे? क्या किसी मुल्क पे हमला किया है? सिर्फ मसला जाहिर है वो चाइना के साथ मिला के उसका एटमी प्रोग्राम है और वो करते हैं। और उसके ऊपर जो ब्लैक लिस्टिंग है दैट इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर है। ईरान के न्यूक्लियर से ईरान के तो मसले बहुत बड़े हैं, लेकिन आज मसला यह है कि जब वो साथ होते हैं ईरान के साथ तल्लुकात, कौन सा मुल्क है जिसने ईरान के साथ तजारत नहीं की गुज़िश्ता 32 साल के अंदर? कौन सा मुल्क है जिसने ईरान का पेट्रोल नहीं खरीदा? कौन सा मुल्क है जिसने ईरान के साथ तल्लुकात नहीं बनाए? ये कमाल बात करते हैं। एक पूरे मुल्क को मुझे जब समझ नहीं आती 2018 से लेके अब तक सिवाय एक, और फिर वो कहते हैं जी वो अपना उसकी जो 50 अरब, तो 50 अरब रुपया 500 अरब जरदारी के ले जाओ, नवाज शरीफ के ले जाओ। वो कहेंगे भाई साहब मुझे बताओ इन जो पैसे इधर आए इनमें करप्शन कहाँ है? और ये सवाल जो है हाईकोर्ट भी पूछती है कि भाईजान ये मुझे बताओ। वैसे तो ये बात से बात निकली है तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा जबरदस्त फार्मूला पेश किया। हाँ, अच्छा। कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग से नून लीग के खानदान को ख़त्म कर दो और पीपल्स पार्टी से जरदारी खानदान को हटा दो और फिर मुल्क आगे 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुल्क चलाओ। कैसा वैसे? बहुत अच्छा। जेएलएम से अल्ताफ हुसैन चौधरी के खानदान को हटा दो। वो तो हट गया, अब तो फवाद चौधरी के हाथ में तो ना। खानदान तो वही है ना। अगर वो खानदान से फवाद चौधरी ना होता तो जेएलएम में कौन जानता था क़यामत के नाम को? बिलावल उस खानदान से है। फार्मूला काबिल अमल है लगता है आपको कि जी आप मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को हटा दें, हमजा शहबाज को हटा दें और नून लीग चला लें? बिलावल भुट्टो। एक मिनट है। हम बचपन में एक पंजाबी का एक सुनते होते थे मिर्जे का कि हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे 5-7 मरन गवांडना ते बाकी रहंदियां नु ताप चढ़े। हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले 5-7 मरन गवांडना बाकी रहंदियां नु ताप चढ़े ते कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी चौं नित करे ते गलियां हो जन सुनिया मिर्जा यार फिरे। लेकिन क्या काबिल अमल लगता है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर कि फवाद चौधरी का यह एक बयानी है? आप मुझे ये बताएं कि कायद आज़म की औलाद नहीं थी, क्या कायद आज़म की बहन सियासत में नहीं आई? और आज तक रो रहे हैं आप। फातिमा जिन्ना ने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या थी? कुछ नहीं थी। मैंने फातिमा जिन्ना की तकरीर सुनी हुई है, बिल्कुल तकरीर करनी नहीं आती थी फातिमा जिन्ना को, कुछ नहीं था, लेकिन आ गई। आपने सियासत में ले आए उसको। अयूब खान के बेटे इस काबिल थे, आ गए आए सब आए। किसका बेटा नहीं आया? साहब आए। किसका? देखे ना, वो इमरान खान के बेटे साहब का मसला यह है कि वो उनको अभी तक वो वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा, जब वो ट्रेनिंग से निकलेंगे, देन विल से अगर खुदा ना खास्ता को ऐसा वाकया हो जाए तो वो खुद आ जाएंगे। कौन है कुछ नहीं आता। देखिए, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखना जो है वो हर बंदे के लिए नॉर्मल सी चीज़ होती है। और दुनिया पूरी में ये जो बात है ना कि तुम इसलिए नाकाबिल इस्लाह हो और तुम इसलिए नापसंदा हो कि तुम फलां के बेटे हो, जब ये गलत है। पूरी दुनिया आप प्रोफेशनल्स में देख लें, कौन है ऐसी जो प्रोफेशन, जीनियोलॉजी में देख लें, ये तो फिर वैसी बात है। फिर तो हमारा अपने पूरे निज़ाम में ज़िंदगी का कुत्ता खरीदे जाते हो ना, पेडिग्री आती है उसकी। ये एल्सेशियन है, इसका दादा फलां के पास था, इसका परदादा फलां के पास था, इसका फलां के पास था।
एक जीनियोलॉजी की साइंस, आपकी 50 बीमारियां जो हैं आप अपने वालिद से इनहेरिट करते हैं, तो आप इल्म नहीं इनहेरिट कर सकते। आप डायबिटीज बाप से लेते हो, आप हाइपरटेंशन बाप से लेते हो, ठीक है, आप उसके इवन गुस्सा बाप से लेते हो, आप आंखों का कॉर्निया बाप से लेते हो। सही बात। क्या कुछ अपने बाप से नहीं लेते, सियासत बाप से नहीं लो, इसलिए कि वो गलियां हो जान सोनिया तो कौन यार पे जेड़ा भी फिर खान साहब भी फिरनगे और केड़ा फिरेगा। चलें जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक और अहम इशू जो लाहौर के इलाके रायविंड में पेश आया उस पर करेंगे बात।